मैं गुरमीत सिंह और आज हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के एक महत्वपूर्ण बिंदु यानी कि प्रस्तावना, प्रीएम्बल। पॉलिटिकल साइंस यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ एक बिंदु जिसमें संविधान सभा का गठन, संविधान सभा के कार्य, संवैधानिक विकास आप बटनेर आईएएस की पहली वाली वीडियो में देख चुके हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रस्तावना से और यहाँ से हम इसकी कंटिन्यू वीडियो जारी करेंगे। तो प्रस्तावना, इसको हम शुरू करते हैं। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा, पंडित नेहरू मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में एक संकल्प लाया गया जिसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव, जिसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जब तीसरी बैठक हो रही थी तो पंडित नेहरू द्वारा एक संकल्प लाया गया, संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा गया जिसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत कर लिया गया। 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्ताव को, इस संकल्प को स्वीकृत कर लिया गया और यही उद्देश्य प्रस्ताव वर्तमान प्रस्तावना का आधार है। बड़ा जबरदस्त प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार है? तो उद्देश्य प्रस्ताव। चूंकि उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय प्रस्तावना का आधार है अतः पंडित नेहरू को प्रस्तावना का जनक भी कहते हैं या प्रस्तावना का रचयिता, रचनाकार भी कहते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे हम क्लियर कर लेते हैं, भारतीय प्रस्तावना का जनक किसे कहा जाता है? तो उत्तर है पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको यह भी बता दूं कि मोतीलाल नेहरू जो कि इनके पिताजी थे, उनके लिए पंडित नेहरू शब्द का प्रयोग नहीं होगा। पंडित नेहरू शब्द जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए रूढ़ है। तो पंडित नेहरू का मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ही होगा, मोतीलाल नेहरू नहीं होगा। और पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को जो प्रस्ताव रखा गया संविधान सभा के समकक्ष, उसे कहा गया है उद्देश्य प्रस्ताव और यही उद्देश्य प्रस्ताव वर्तमान प्रस्तावना का आधार है। अब हम देखते हैं कि प्रस्तावना में क्या है क्या नहीं है। प्रस्तावना का आरंभ होता है हम भारत के लोग जैसे शब्दों से। हम भारत के लोग, यह प्रश्न कई बार आया हुआ है कि हम भारत के लोग शब्दों से क्या आशय है। ऑप्शन आएगा कि हम भारत की जनता हैं, हम भारत के नागरिक हैं, भारत में जनता सर्वोच्च है, उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो इसके दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है कि भारत में जनता सर्वोच्च है और दूसरा इसका अर्थ है कि भारत में जो जनता है वो कानूनों का स्रोत है। प्रश्न आता है कि जनता, भारतीय जनता कानूनों का स्रोत है का उल्लेख कहां से मिलता है, या जनता कानूनों का स्रोत है, इस दर्शन का उल्लेख कहां पर है? तो इस दर्शन का, इस मूल्य का उल्लेख कहां पर है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। दो शब्दों का, इसका दो अर्थ हैं। नंबर एक कि भारत में जनता सर्वोच्च है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, न्यायपालिका सर्वोच्च नहीं है, उनसे भी सर्वोच्च है भारत की जनता। और दूसरा, भारत में जनता जो है वो कानूनों का स्रोत है। हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है उसके क्या क्या उद्देश्य होंगे, उसकी क्या क्या विशेषताएं होगी, उसका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ऑलरेडी कर दिया गया है। यानी हम भारत के लोग भारत को नंबर एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने, यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाएंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है संप्रभुता, यानी कि सॉवरेंटी। संप्रभुता के दो अर्थ हैं, एक होता है संप्रभुता का आंतरिक अर्थ और एक होता है संप्रभुता का बाह्य अर्थ। भारत दोनों ही दृष्टि से, आंतरिक दृष्टि और बाह्य दृष्टि से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, किसी भी महाशक्ति, किसी भी गुट, किसी भी संधि के अधीन नहीं है। भारत अपने आप में एक संपूर्ण इकाई है, भारत की सत्ता अपने आप में सर्वोच्च सत्ता है। भारत किसी भी महाशक्ति या किसी भी सैन्य गुट के अंतर्गत या सैन्य गुट के अधीन नहीं है। भारत अपने आप में सर्वोच्च सत्ता रखता है। इसका मतलब है भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है।
1947 से पहले देखें तो भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं था, भारत ब्रिटेनी सत्ता के अधीन था, तो उसको हम प्रभुत्व संपन्न नहीं कह सकते। लेकिन वर्तमान में चूंकि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है और इस शब्द का उल्लेख कहाँ पर है, प्रस्तावना में, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा शब्द यहाँ पे आता है समाजवादी। पहली बात तो क्लियर कर दूं कि समाजवादी शब्द का उल्लेख मूल प्रस्तावना में नहीं था। इसे कब जोड़ा गया? इसे जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। आपको सबको आइडिया होगा कि जब 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया था तो प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। तो उनमें से पहला शब्द कौन सा आता है? समाजवाद। अब प्रश्न ये उठता है कि समाजवाद का मतलब क्या है? तो देखिए, 2 चीजें होती है, एक होता है समाजवाद और दूसरा होता है इसी का ऑपोजिट पूंजीवाद। समाजवाद स्थापित करना चाहता है समानता और पूंजीवाद स्थापित करना चाहता है स्वतंत्रता। हालांकि इसका यह मतलब कदापि नहीं होगा कि पूंजीवाद जो है वो समानता का उल्लंघन करता है या समाजवाद जो है वो स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है, लेकिन मूल रूप से जो इनके अर्थ होते हैं, समाजवाद स्थापित करना चाहता है समानता और पूंजीवाद स्थापित करना चाहता है स्वतंत्रता। समाजवाद का दूसरा अर्थ है कि निजी संपत्ति पर रोक लगाई जाए, यानी जितने भी प्रकार के पूंजी उत्पादन के संसाधन हैं वो सरकार के नियंत्रण में रहें, सार्वजनिक हो, यानी कि निजी पूंजी पर नियंत्रण स्थापित किया जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? समाजवाद। और समाजवाद शब्द कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। FN बलसारा, एक केस आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, FN बलसारा वाद। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इस समाजवाद शब्द को परिभाषित किया और बताया कि समाजवाद का मतलब क्या होगा। और क्या बताया? समाजवाद का मतलब है आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C, नीति निर्देशक तत्व, जिनका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में है और भाग 4 का अनुच्छेद 39B और 39C समाजवाद शब्द को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 39B में स्पष्ट लिखा गया है कि राज्य प्राकृतिक संसाधनों का आवंटन इस तरीके से करेगा कि अधिकतम लोगों का अधिकतम हित हो, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों को एक जगह केंद्रित नहीं होने देगा। जितने भी संसाधन हैं देश के पास, जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, उनको इस तरीके से आवंटित करेगा, इस तरीके से बांटेगा कि अधिकतम लोगों का अधिकतम हित हो। यानी कि इसका अर्थ क्या हो गया? समाजवाद क्या स्थापित करना चाहता है? समानता। आर्टिकल 39B क्या स्थापित करना चाहता है? समानता, यानी कि सभी को उन संसाधनों का लाभ मिले। 39C कहता है कि राज्य आर्थिक संसाधनों के केंद्रीकरण पर रोक लगाएगा। पूंजी उत्पादन के जितने भी संसाधन हैं वो किसी एक ही व्यक्ति, किसी एक ही कंपनी के पास एकत्र न हो जाएं, इस पर रोक लगाएगा। यानी इसका भी अर्थ क्या है कि आर्थिक संसाधनों का विकेंद्रीकरण करेगा ताकि सभी व्यक्तियों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूरा कर सके। यानी 39B और 39C दोनों ही क्या कर रहे हैं? समानता स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। और FN वलसारा केस में सर्वोच्च न्यायालय ने इसको परिभाषित कर दिया है कि समाजवाद का मतलब है 39B और 39C, जिनका उल्लेख है नीति निर्देशक तत्व, जिसका उल्लेख है भाग 4 में। यानी कि भाग 4 नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद 39B और 39C समाजवाद शब्द को परिभाषित करता है, व्याख्या करता है कि समाजवाद क्या है। और इस चीज को क्लियर किया गया है FN बलसारा वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। तो हमने 2 शब्द पढ़ लिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और दूसरा है समाजवाद। तीसरा जो शब्द है वो है पंथ निरपेक्ष। तीसरा जो शब्द है वो है पंथ निरपेक्ष। इसे भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। मैं पहले बता चुका हूं
कि 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इनके भी कर्म आजकल ये ट्रेंड चल गया है। प्रश्न आते हैं कि जैसे प्रश्न आएगा कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अखंडता, इन शब्दों को प्रस्तावना में आए हुए कर्मानुसार रखिए, यानी क्रम पूछ लेता है। ये भी प्रश्न आ सकता है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए उनका सही क्रम क्या है? समाजवादी, अखंडता, पंथनिरपेक्षता, पंथनिरपेक्षता, अखंडता, समाजवादी, अखंडता, समाजवादी, पंथनिरपेक्षता, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। यानी प्रश्न बन सकता है और ये प्रश्न बड़े अच्छे वाला प्रश्न है। तो पंथनिरपेक्ष समाजवाद और नंबर 2 पंथनिरपेक्ष। एक शब्द आता है धर्मनिरपेक्ष। सामान्यतः पंथनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष को हम एक ही अर्थ में पढ़ लेते हैं, लेकिन शाब्दिक दृष्टि से देखा जाए तो पंथनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष में काफी फर्क है। पंथ का अर्थ होता है, जैसे आपको बता दूं कि हिंदू, मुसलमान, ईसाई ये धर्म हैं, लेकिन सिख, जैन, बौद्ध ये धर्म की श्रेणी में नहीं गिने गए हैं। हमारे संविधान ने सिख, जैन, बौद्ध को धर्म नहीं माना है, बल्कि इनको क्या मानना है? पंथ मानना है। यानी कि पंथ अपने आप में धर्म को समाहित कर लेता है। तो हमने क्या शब्द लिखा? पंथ निरपेक्ष। धर्म का अर्थ एक और होता है। धर्म का मतलब होता है किसी व्यक्ति के कर्तव्य, यानी मैं यहाँ पे हूँ, खड़ा हूँ, तो मेरा धर्म क्या है? मेरा धर्म है पढ़ाना। तो धर्म से कोई राज्य निरपेक्ष नहीं हो सकता, जबकि पंथ से निरपेक्ष हो सकता है। और दूसरी बात, भारत पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि भारत का स्वयं का अपना कोई धर्म नहीं है, परंतु भारत सभी धर्मों का सम्मान आदर करेगा और सभी धर्मों को बढ़ावा देगा। अगर इसमें यह लिख दिया जाए कि भारत किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, तो ये अपने आप में पंथ निरपेक्षता का एक नकारात्मक रूप होगा। लेकिन हमारे संविधान की जो प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द लिखा हुआ है, उसमें प्रस्तावना में इसका सकारात्मक अर्थ है, यानी कि राज्य धर्म के मामले में पॉजिटिव नेगेटिव इंटरफेयर कर सकता है। तो इसका मूल अर्थ क्या है पंथ निरपेक्ष का? कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, परंतु भारत सभी धर्मों का सम्मान आदर करेगा और सभी धर्मों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। तो पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख है, धर्म निरपेक्ष शब्द का उल्लेख नहीं है। चौथा जो शब्द आता है प्रस्तावना में वो है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक, और ये शायद सभी को पता होगा, अब्राहम लिंकन की परिभाषा कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं हम। जनता का, जनता द्वारा जनता पर शासन, यानी कि ऐसा शासन, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन का संचालन जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते हैं। जनता शासन नहीं कर रही होती, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन व्यवस्था को संभालते हैं। हालांकि भारत में जो लोकतंत्र है वो अपने आप में एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। आज के टाइम में अगर बात करें तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एकमात्र उदाहरण है स्विट्जरलैंड, जहां पे जनता प्रत्यक्ष कोई प्रस्ताव रख सकती है, प्रस्ताव को पारित कर सकती है, प्रस्ताव पर अपनी विचार रख सकती है ना। रिकॉल आपने पढ़ा होगा। लेकिन भारत में जो लोकतंत्र है, भारत में लोकतंत्र कैसा है? अप्रत्यक्ष, यानी जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन चलाते हैं। और पांचवा जो शब्द यहां पे है वो है गणराज्य, रिपब्लिक। गणराज्य, उस देश को गणराज्य की श्रेणी में रखा जाएगा जिस देश का राजा, यानी कि जो सर्वोच्च पदाधिकारी है, यानी कि राष्ट्रपति, अगर किसी देश का राष्ट्रपति निर्वाचित है तो उस राज्य को हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम गणराज्य। क्योंकि भारत का राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, यानी निर्वाचित है, तो भारत क्या है? गणराज्य है। और भारत को गणराज्य घोषित कब किया गया? भारत को गणराज्य घोषित किया गया 26 जनवरी 1950, क्योंकि 26 जनवरी 1950 के दिन ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपना पदभार संभाला था। अतः 26 जनवरी 1950 को भारत को गणराज्य घोषित किया गया। इसमें बड़े सारे प्रश्न बन सकते हैं। अगर आपको ये कहे कि लोकतंत्र भारत, तो उसका अर्थ होगा कि हम बात कर रहे हैं 15 अगस्त 1947 से। अगर हम बात करें गणराज्य भारत या गणतंत्र भारत,
तो अब तब हम बात कर रहे हैं 26 जनवरी 1950 से। क्लियर? तो भारत, अब देखिए क्या है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने, यानी 5 शब्द हैं। पहला प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय शासन व्यवस्था से संबंधित कितने शब्दों का उल्लेख है? तो 5 शब्द हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, हम किसी भी विदेशी आधिपत्य के अधीन नहीं हैं, भारत की सत्ता अपने आप में सर्वोच्च सत्ता है, समाजवाद यानी कि भारतीय शासन व्यवस्था समानता स्थापित करना चाहती है, पूंजी उत्पादन के अधिकतम संसाधन सार्वजनिक होंगे, सरकार के नियंत्रण में होंगे, पंथ निरपेक्ष, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य सभी धर्मों का सम्मान आदर करेगा, लोकतंत्रात्मक यानी कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करेंगे, और 5वां है गणराज्य यानी भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, पैतृक यानी कि वंशानुगत नहीं होगा, राष्ट्रपति का बेटा ही राष्ट्रपति नहीं होगा, राष्ट्रपति चुना जाएगा और चुना जाएगा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। तो 5 शब्द हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने। इन शब्दों का मैं थोड़ा इधर उल्लेख कर देता हूं एक बार दोबारा से। क्या क्या शब्द हैं? हम भारत के लोग भारत को नंबर 1 संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने। ये तो था शासन व्यवस्था से संबंधित शब्दों का उल्लेख। अब है नागरिकों के लिए क्या क्या उद्देश्य परिभाषित करती है हमारी प्रस्तावना। तो देखते हैं, उसके समस्त नागरिकों को, किसके? भारत के, उसके समस्त नागरिकों को अब नंबर 1 सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है न्याय। यानी कि अगर ऐसा प्रश्न आता है ना कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अखंडता, इनको प्रस्तावना में आए हुए क्रमानुसार रखिए, तो पहला शब्द कौन सा आता है? न्याय। और प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? तो 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। प्रश्न आ सकता है, बड़ा आसान सा प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से किस शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है? सामाजिक न्याय, धार्मिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। तो स्पष्ट है धार्मिक न्याय का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है। 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इन शब्दों का अर्थ क्या है? सामाजिक न्याय से क्या आशय है? सामाजिक न्याय का अर्थ है कि समाज के अंतर्गत रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, आयु, लिंग, वंश आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा, न राज्य करेगा, न किसी को ऐसा भेदभाव करने देगा। सभी जो सार्वजनिक स्थल हैं, तालाब हैं, कुएं हैं, बावड़ियां हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, वो समाज के सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे, किसी एक वर्ग का उन पर आधिपत्य नहीं होगा। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि सभी व्यक्तियों की जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, न्यूनतम मानवीय आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, उनको पूरा किया जाएगा और सभी को निर्वाह योग्य न्यूनतम वेतन उपलब्ध करवाया जाएगा। सभी को अवसर की समानता रहेगी, सभी अपना अपना काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। राजनीतिक न्याय का अर्थ है सभी भारतीय नागरिकों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, उनको मतदान करने का अधिकार है और सभी मतदाताओं का, भारत में जितने भी मतदाता हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन में, सभी का मत मूल्य एक माना जाएगा। अब चाहे तो मैं वोट करूं,
मेरा मत मूल्य भी 1 माना जाएगा, और मान लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वोट करते हैं तो उनका भी 1 ही वोट माना जाएगा। यानी कि राजनीतिक न्याय का मतलब क्या है, एक व्यक्ति 1 वोट और 1 मूल्य, सभी का मत मूल्य 1 माना जाएगा। सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, किसी जाति, किसी वंश, किसी धर्म विशेष को किसी भी आधार पर चुनाव लड़ने से या मतदान करने से रोका नहीं जाएगा। तो 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और दूसरा यही कर्म रहेगा, इनका भी कर्म पूछ सकता है कि सही कर्म क्या है, आर्थिक राजनीतिक सामाजिक, राजनीतिक आर्थिक सामाजिक, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक। तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का उल्लेख किसमें है, प्रस्तावना में। बड़ा जोरदार प्रश्न बन सकता है कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का उल्लेख कहाँ कहाँ है। नंबर 1 तो हो गया प्रस्तावना में, और नंबर 2 इस शब्द का उल्लेख कहाँ पर है, इस शब्द का उल्लेख है नीति निर्देशक तत्व। इसका उल्लेख है नीति निर्देशक तत्व, और अनुच्छेद 38 में भी लिखा गया है कि राज्य सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय को स्थापित करने का प्रयास करेगा। तो 2 जगह इसका उल्लेख है, प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 38 में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय शब्द का उल्लेख है। तो उसके नागरिकों को क्या कुछ मिलेगा, नंबर 1 सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, नंबर 2 विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता। अब दूसरा शब्द क्या आ गया है, स्वतंत्रता। पहले न्याय आता है, फिर आता है स्वतंत्रता। न्याय कितने प्रकार का है, न्याय है 3 प्रकार का। प्रश्न आ जाए कि प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, 5। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। विचार यानी कि थॉट, अभिव्यक्ति यानी कि एक्सप्रेशन, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। आपको चिंतन करने का अधिकार है, आपको कोई नहीं रोक सकता, आप चिंतन कीजिए। अभिव्यक्ति, आप अपने विचारों को रखिए, बोलकर, लिखकर, किसी भी प्रकार का कोई नाटक का आयोजन करके, किसी भी प्रकार के संगीत के माध्यम से, किसी कविता के माध्यम से, किसी प्रकार का कोई अभिनय करके, है ना, आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। विश्वास, आप किसी पर भी विश्वास कीजिए, किसी भी धर्म को मानिए, कैसे भी मानिए, आप पे किसी भी प्रकार का कोई रोक नहीं होगा, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आप धर्म को मानिए, आप आस्तिक बनिए, आप नास्तिक बनिए, एक धर्म को मानिए, 2 को मानिए, सभी को मानिए, किसी को भी नहीं मानिए। राज्य आपके इस मामले में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगा, यानी धर्म की स्वतंत्रता है। उपासना, आपका भगवान को मानने का तरीका क्या है, आप दंडवत प्रणाम करें, 1 अगरबत्ती लगाएं, 2 लगाएं, राज्य को इससे कोई लेना देना नहीं है, यानी कि ये आपकी स्वतंत्रता है। और इस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख कहाँ है, प्रस्तावना में। लेकिन प्रश्न बन सकता है बड़ा जोरदार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख कहाँ कहाँ है, तो उसका एक उत्तर तो हो जाएगा प्रस्तावना, और इसका दूसरा उत्तर हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार के अनुच्छेद 19(1)(a) में भाषण और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है। भारतीय संविधान के भाग 3 जिसमें मूल अधिकारों का उल्लेख है, और अनुच्छेद 19 जिसमें स्वतंत्रता का उल्लेख है, 19(1) के पार्ट के सबसेक्शन ए में विचार अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख प्रस्तावना में भी है, और इसका उल्लेख मूल अधिकारों के अनुच्छेद 19(1)(a) में भी है। आजकल एक ट्रेंड चल गया है, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि इस शब्द का उल्लेख कहाँ है, कहाँ नहीं है, इन शब्दों का सही कर्म क्या है। तो हमें क्लियर करना है 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन सी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तीसरा, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता। प्रतिष्ठा व अवसर की समानता, ये शब्द आ गया समानता, और कितने प्रकार की समानता है, 2 प्रकार की। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता।
तो सही, देखो शब्दों का सही क्रम क्या हो जाएगा, पहले न्याय आएगा, फिर स्वतंत्रता, फिर समानता। न्याय 3 प्रकार का नागरिकों के लिए, स्वतंत्रता 5 प्रकार की और समानता 2 प्रकार की। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा मतलब स्टेटस, अवसर की समानता बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अवसर की समानता का उल्लेख कहाँ कहाँ है? नंबर 1 तो हमें पढ़ी रही है प्रस्तावना, तो प्रस्तावना में अवसर की समानता का उल्लेख है। इसके अलावा जो हमारे मूल अधिकार हैं और मूल अधिकारों में जो समानता का अधिकार है, आर्टिकल 16 में भी अवसर की समानता का उल्लेख है। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, अनुच्छेद 16 सभी भारतीय नागरिकों को अवसर की समानता उपलब्ध करवाता है। लेकिन थोड़ा सा शब्दों को क्लियर करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 में स्पष्ट लिखा गया है कि राज्य आय, सुविधा तथा अवसरों की असमानता को समाप्त करेगा। समझना जरा, अनुच्छेद 38 आर्टिकल 38 में स्पष्ट लिखा गया है, साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि राज्य आय, सुविधा तथा अवसरों की असमानता को समाप्त करेगा। यानी कि ये अवसरों की असमानता है, ये अवसरों की समानता नहीं है। मान लीजिए प्रश्न आ जाए कि अवसरों की समानता का उल्लेख कहाँ कहाँ है, और ऑप्शन आ जाए नंबर ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी मूल अधिकार, ऑप्शन सी नीति निर्देशक तत्व और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऐसे लिख दे तो आपको आगे कोड बना दे कि ए और बी, ए बी सी, है ना, बी और सी ऐसे करके। तो इस चीज़ को ख्याल में रखना है कि अवसर की समानता का उल्लेख या तो प्रस्तावना में है या फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 यानी कि मूल अधिकारों में है, 2 ही जगह है। अनुच्छेद 38 में जो लिखा गया है वो अवसरों की असमानता को समाप्त करना है। हालांकि कॉन्सेप्ट सेम है, अवधारणा पूछे तो फिर तो अनुच्छेद 38 भी हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है ना कि अवसरों की समानता शब्द का उल्लेख, शब्द पूछ रहा है शब्द, तो उसका उत्तर होगा प्रस्तावना और मूल अधिकार। लेकिन अगर प्रश्न आता है ना कि अवसर की समानता की अवधारणा का उल्लेख कहाँ कहाँ है, तब तीनों आएंगे, प्रस्तावना भी आएगा, मूल अधिकार भी आएंगे और नीति निर्देशक तत्व यानी कि अनुच्छेद 38 भी आएगा, जिसमें साफ साफ लिखा है कि राज्य अवसरों की असमानता को समाप्त करेगा। अवसरों की असमानता को समाप्त करने का मतलब है अवसरों की समानता स्थापित करेगा। तो कॉन्सेप्ट, अवधारणा, संप्रत्यय आता है तो तीनों हो जाएंगे। अकेले शब्द की बात करता है कि अवसर की समानता शब्द का उल्लेख कहाँ कहाँ है, तो इसके उत्तर होंगे 2, प्रस्तावना और मूल अधिकार। तो नागरिकों के लिए क्या कुछ है दोबारा से देखते हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार का न्याय हो गया है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता यानी कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। प्रतिष्ठा व अवसर की समानता, 2 प्रकार की समानता है। अब इतनी प्रस्तावनाओं को एक बार हम रिपीट करते हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता उपलब्ध करवाने तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने हेतु दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को
इसे अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते हैं। ये हमारी प्रस्तावना है। आगे पढ़ते हैं। यानी कि देश के लिए क्या कुछ करना है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। नागरिकों के लिए क्या करना है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता उपलब्ध करवाने, और व्यक्ति की गरिमा यानी व्यक्ति का सेल्फ आत्मसम्मान बना रहे। और राष्ट्र एक है, हमारा देश एक है, अखंड है, अखंड था, अखंड रहेगा। यहां पे क्लियर कर दूं, अखंड शब्द का प्रयोग हमने कब किया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने हेतु, यह बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, बंधुता यानी कि भाईचारा बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम इस संविधान को अंगीकृत कर रहे हैं, हम इस संविधान को अधिनियमित कर रहे हैं और हम इस संविधान को आत्मार्पित कर रहे हैं। एकता और अखंडता शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ है? प्रश्न बन सकता है। प्रस्तावना में और मूल अधिकारों में, प्रस्तावना में और नीति निर्देशक तत्वों में, प्रस्तावना में और मूल कर्तव्यों में, मूल कर्तव्यों में और मौलिक अधिकारों में। बड़ा जोरदार प्रश्न बनेगा। तो एकता और अखंडता शब्द का प्रयोग किया गया है हमारे मौलिक कर्तव्यों में, यानी कि प्रस्तावना में और मौलिक कर्तव्यों में। देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता, 3 शब्दों का प्रयोग है हमारे मूल कर्तव्यों में। हमें 2 की बात करनी है। तो एकता और अखंडता शब्द प्रस्तावना में भी है, एकता और अखंडता शब्द हमारे मौलिक कर्तव्य यानी कि भाग 4A अनुच्छेद 51A में भी है। आगे शब्द आता है बंधुता। बंधुता शब्द का उल्लेख भी हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है और बंधुता शब्द का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A यानी कि मूल कर्तव्यों में है। बंधुता शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में और मूल कर्तव्यों में है। 26 नवंबर 1949 का उल्लेख, इस तारीख का उल्लेख हमारी प्रस्तावना में है। इस दिन हमने क्या किया? अंगीकृत, संविधान को अंगीकृत। और अंगीकृत का अर्थ होता है स्वीकार करना। हमने इस संविधान को स्वीकार कर लिया है, हमने स्वयं ने इस संविधान को स्वीकार कर लिया है। अधिनियमित, हम इस संविधान को लागू करते हैं। और आत्मार्पित का अर्थ होता है इस संविधान को स्वयं को सौंप रहे हैं, क्योंकि संविधान किसने बनाया है? हमने बनाया है, हम भारतीय लोगों ने बनाया है। और किसको सौंपना है? भारतीय लोगों को ही सौंपना है। तो ये संविधान हमने खुद बनाकर स्वयं को ही सौंप लिया है, इसको स्वीकार भी कर लिया है और इसको लागू भी कर लिया है। हालांकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया था। कुल इस दिन अगर पूछा जाए कि 26 नवंबर 1949 को कुल कितने अनुच्छेद लागू हुए थे, तो कुल अनुच्छेद लागू हुए थे 15 + 1 यानी कि 16। कुल 16 अनुच्छेद इस दिन लागू हुए थे। बाकी का जो संविधान था, संविधान का जो अधिकांश हिस्सा था, वो हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया था, जिस दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपना पदभार संभाल के कार्य करना शुरू किया था। उसी दिन ही हमने 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया था। 26 जनवरी को ही संविधान को लागू क्यों किया? इसके पीछे भी कुछ एक ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख है। दिसंबर 1929 में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हो रहा था। दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हो रहा था, जहां यह निर्णय लिया गया कि अगले वर्ष यानी कि 26 जनवरी 1930 को हम अपनी तरफ से प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और हमने मनाया भी, लेकिन हम 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्र नहीं हो सके। उसके बाद हमारी लगातार कोशिश थी कि हम 26 जनवरी को स्वतंत्र होएं, ताकि हम इस 26 जनवरी को आगे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते रहें। लेकिन हमें आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। लेकिन हम इस तारीख को 26 जनवरी को
हम इस तारीख को 26 जनवरी को विशेष क्रेडिट देना चाहते थे। हम चाहते थे कि इस तारीख को यादगार बनाया जाए। तो इसके लिए हमने क्या किया, 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो जाने के बावजूद भी हमने इसको लागू नहीं किया। हमने इसको लागू कब किया, 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी जो तारीख है इसको हम विशेष क्रेडिट देना चाहते थे, इसको यादगार बनाना चाहते थे। 26 नवंबर को हमने संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया था। और आपको आइडिया होगा 26 नवंबर को किस दिन के रूप में मनाया जाता है, इसको मनाया जाता है विधि दिवस। प्रतिवर्ष इसको विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। और एक बात, वर्ष 2015 से 26 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तो इसका उत्तर क्या होगा, संविधान दिवस। इसको मनाया जा रहा है संविधान दिवस के रूप में। मोदी सरकार ने घोषणा की कि इसको हम विधि दिवस के रूप में न मनाकर संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू करें। तो 26 नवंबर को 2015 से संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, वैसे इसको विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अंगीकृत किया, इसको अधिनियमित किया और इसको आत्मार्पित किया। ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है। अब इसमें काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं और अधिकांश प्रश्नों का उत्तर क्या होगा कि आपको प्रस्तावना शब्दशः याद होनी चाहिए। 4 शब्द देगा, पूछेगा कि इनका सही क्रम क्या है, प्रस्तावना में किस तारीख का उल्लेख है, प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है। तो इन शब्दों का उत्तर एक ही है कि आपको प्रस्तावना शब्दशः याद होनी चाहिए। और वैसे भी भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य भी बनता है कि प्रस्तावना जैसे जो इतना महत्वपूर्ण भाग है, इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये हमें जुबानी याद हो। तो हम इसको एक बार दोहराते हैं पूरी प्रस्तावना को। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता उपलब्ध करवाने तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने हेतु दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एक्ट द्वारा इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दूं आपको मैं, प्रस्तावना में हिंदी मास का भी उल्लेख है, हिंदी महीना है उसका उल्लेख है। और क्या लिखा गया है, यानी 26 नवंबर 1949 को क्या लिखेंगे हम, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006। इसमें प्रश्न बन सकता है, मार्गशीर्ष की जगह कुछ किसी और महीने का उल्लेख कर सकता है, शुक्ल की जगह कृष्ण कर सकता है, सप्तमी की जगह अष्टमी कर सकता है, विक्रमी की जगह शक हो सकता है, 2006 की जगह 2026 हो सकता है। यानी एक एक शब्द को थोड़ा चेंज करके इसमें कितने भी प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। प्रस्तावना में किस तारीख का उल्लेख है या कौन सी तारीख का उल्लेख नहीं है, या निम्न में से क्या सत्य है क्या असत्य है। तो मार्गशीर्ष सत्य है, शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 ये हिंदी महीना है, हिंदी तिथि है, और ये है इंग्लिश यानी कि 26 नवंबर 1949। प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है या नहीं है, इस पे बड़ा विवाद होता रहा है। विभिन्न निर्णय, विभिन्न मामले सर्वोच्च न्यायालय के पास गए और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिए। हम कुछ की बात करते हैं। पहला जो मामला है वो है बेरुवाड़ी वाद 1960। बेरुवाड़ी की जगह है जो कि आजकल बांग्लादेश में है। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया
कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है, और अगर प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है तो संसद किसी भी तरीके से प्रस्तावना में कोई संशोधन नहीं कर सकती। प्रश्न आ जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इसे परिभाषित कब किया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, और ये कब कहा कि संसद प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती, यानी कि प्रस्तावना में संशोधन करने की शक्ति संसद में निहित नहीं है, का उल्लेख कब किया गया? तो वेरुवाड़ी वाद 1960 में। क्या कहा? प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, और अंग नहीं है तो संसद इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती। आगे देखते हैं। दूसरा जो वाद है भारतीय संवैधानिक इतिहास में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, केशवानंद भारती वाद। केशवानंद भारती वाद 1973। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा, क्या कहा? नंबर 1, प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है, प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है, यानी हिस्सा है। प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक हिस्सा है, एक अंग है। ये उल्लेख कब किया गया? ये किया गया केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य वाद था 1973 में, जिसमें कहा सर्वोच्च न्यायालय ने कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक अंग है, एक हिस्सा है, और चूंकि हिस्सा है तो संसद जिस तरीके से संविधान के अन्य भागों में, अन्य अंगों में संशोधन कर सकती है, उसी तरीके से संसद प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है। संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। इसका उल्लेख कब किया गया? इसका उल्लेख किया गया केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य वाद 1973 में। प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है, हिस्सा है, और संसद प्रस्तावना में उसी तरीके से संशोधन कर सकती है जिस तरीके से संविधान के अन्य भागों में, अन्य हिस्सों में। तीसरा ये कहा गया कि जो प्रस्तावना है ये भारतीय संविधान का आदर्श है, मूल्य हैं, या यूँ कहें कि जो भारतीय संविधान निर्माता थे, जो भारतीय संविधान निर्मात्री सभा थी, उनके क्या क्या आदर्श थे, क्या क्या मूल्य थे, उनको इंगित करती है। तो उल्लेख किया गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक अंग है। कब किया गया? केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य वाद 1973 में। तीसरा जो वाद है SR बॉम्बई वाद, जो कि आया था 1994 में। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने परिभाषित किया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग ही नहीं है, बल्कि क्या है? भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक महत्वपूर्ण भाग है। या यूं कहें कि भारतीय संविधान की जो आधारभूत संरचना है, भारतीय संविधान का जो मूलभूत ढांचा है, आधारभूत संरचना, भारतीय संविधान का जो मूलभूत ढांचा है, जो आधारभूत संरचना है, उसका हिस्सा कौन सा है? प्रस्तावना। यहाँ पे 2-3 बातें मैं क्लियर कर दूं आपको। संविधान का मूलभूत ढांचा या फिर संविधान की आधारभूत संरचना शब्द का उल्लेख न्यायपालिका ने कब किया? इस शब्द का उल्लेख तो किया गया था केशवानंद भारती केस में, जिसमें क्या कहा गया था कि संसद संविधान के किसी भी अंग में, किसी भी हिस्से में, किसी भी भाग में, किसी भी अनुच्छेद में संशोधन कर सकती है, परंतु संसद संविधान के मूलभूत ढांचे, संविधान की आधारभूत संरचना में संशोधन नहीं कर सकती। अब 1973 में ये तो कह दिया कि संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, परंतु जब SR बॉम्बई केस आया ना 1994 में, उसमें संसद ने दोबारा से दोहराया कि संशोधन तो कर सकती है। अब चूंकि प्रस्तावना भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे यानी कि आधारभूत संरचना का एक अंग है, तो प्रस्तावना के मूलभूत ढांचे में मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं हो सकता। संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, लेकिन प्रस्तावना का जो मूलभूत ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती।
संसद ने पूछा सर्वोच्च न्यायालय से कि मूलभूत ढांचा या फिर जो आधारभूत संरचना है इसका क्या आशय है, यानी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आधारभूत संरचना में आती है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इसको हम समय समय पर परिभाषित करते रहेंगे कि कौन सी चीज़ जो है वो आधारभूत संरचना में है और कौन सी जो चीज़ है जो आधारभूत संरचना में नहीं है। तो आपको बता दूं कि जब केशवानंद भारती केस 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने परिभाषित कर दिया कि संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, तो कुछ समय बाद यानी कि 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में। उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन से जोड़े गए? समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और तीसरा शब्द जोड़ा गया वो था अखंडता। 3 नए शब्द जोड़े गए। प्रश्न ये भी आ सकता है कि निम्न में से किस शब्द का उल्लेख मूल प्रस्तावना में नहीं था, मूल संविधान में नहीं था? तो समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्दों का उल्लेख मूल संविधान में, मूल प्रस्तावना में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया। ये भी प्रश्न आ जाता है कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो प्रस्तावना में अब तक एक ही बार संशोधन हुआ है। 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में और 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और यही इनका सही क्रम है। पहले समाजवाद आता है, फिर पंथ निरपेक्षता आता है और फिर अखंडता आता है। क्लियर? तो 3 केस हैं। बेरुवाड़ीवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है तो संसद इसमें संशोधन करने की शक्ति नहीं रखती। केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने परिभाषित किया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, हिस्सा है, और हिस्सा है तो संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। और इसी में यह भी क्लियर किया, इसको भी परिभाषित किया कि जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान निर्माताओं या भारतीय संविधान निर्मात्री जो सभा थी उनके आदर्श और उनके मूल्यों को परिभाषित करती है। SR बॉम्बई केस 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसको और परिभाषित करते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं है बल्कि महत्वपूर्ण अंग है, काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा है। और चूंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा है, भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना का एक पार्ट है, तो प्रस्तावना में संशोधन तो हो सकता है लेकिन प्रस्तावना की जो मूल है, प्रस्तावना का जो आधार है, उनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उनको संशोधित नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। ये सभी को पता होगा, कॉमन सी चीज़ है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। सीधा सा ओवरऑल एक क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य है, ऐसे आ जाता है। तो उसका उत्तर क्या होगा? प्रस्तावना। निसंकोच रूप से प्रस्तावना ही भारतीय संविधान की आत्मा है। लेकिन अगर व्यक्तिगत प्रश्न आता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा, तो उसका उत्तर प्रस्तावना नहीं होगा। उसका उत्तर क्या होगा? मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकारों में भी अधिकार नंबर 6 यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा। एक अंग्रेजी विचारक हैं ग्रैनविल ऑस्टिन, पॉलिटिकल थिंकर हैं, उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की आत्मा यानी कि मूल आत्मा कहा। तो जब व्यक्तिगत पूछा जाएगा ना, प्रॉपर किसी व्यक्ति का, किसी थिंकर का नाम देके पूछते हैं ना कि इसने किसको आत्मा कहा, तो डॉक्टर अंबेडकर ने भाग 3 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा, ग्रैनविल ऑस्टिन ने भाग 4 को भारतीय संविधान की मूल आत्मा कहा। और वैसे भारतीय संविधान की आत्मा किसको बोलते हैं? प्रस्तावना को। और प्रश्न ये आ जाए कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा किसने? तो किसने कहा? भारतीय संविधान सभा के एक सदस्य थे ठाकुर दास भार्गव। ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा। और दूसरे थे पंडित नेहरू जी, उन्होंने भी प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा। लेकिन इसमें जब प्रश्न ऐसा आ जाएगा ना कि भारतीय संविधान की आत्मा, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा और ठाकुरदास भार्गव भी ऑप्शन में है,
पंडित नेहरू भी ऑप्शन में है, तब आपको ठाकुरदास भार्गव ही करना है। ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा, पहला। दूसरा, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा? प्रस्तावना को भारतीय संविधान की जन्म कुंडली, तो भारतीय संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसके एक सदस्य थे के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की जन्म कुंडली नाम से संबोधित किया। तीसरा है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का मुख्य बिंदु किसने कहा? प्रस्तावना को भारतीय संविधान का मुख्य बिंदु किसने कहा? तो किसने कहा? अर्नेस्ट वारकर ने, अर्नेस्ट वारकर। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? तो एक विचारक हैं, एक व्यक्तित्व है नानी पालकीवाला। नानी पालकीवाला ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा। तो 4-5 चीज़ें हैं, इनसे अधिकांश प्रश्न बनते रहे हैं। प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा किसने? तो ये कहा था ठाकुरदास भार्गव ने। हालांकि नेहरू जी ने भी प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, लेकिन फिर भी हम किसका नाम लिखेंगे यहाँ पे? ठाकुरदास भार्गव का। प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है, किसने कहा? ये कहा के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का मुख्य बिंदु है, किसने कहा? अर्नेस्ट वारकर ने। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, किसने कहा? नानी पालकीवाला ने। तो क्लियर है? तो थोड़ा सा इसको रिपीट कर लेते हैं मोटा मोटा। प्रस्तावना में 5 शब्द का उल्लेख है: संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। देश की एकता और अखंडता शब्द का उल्लेख है। प्रस्तावना में बंधुता शब्द का उल्लेख है और प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 इस तारीख का उल्लेख है। और प्रस्तावना के अंत में लिखे गए हैं 3 शब्द कि प्रस्तावना को हम, संविधान को हम अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। धन्यवाद।